बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आज हमारा चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का आइन, इसके सेलिएंट फीचर्स, अहम ख़त-ओ-ख़ाल क्या था। पीछे हमने पढ़ लिया था कि ये 1956 के आइन बनाने तक क्या क्या हालात हुए, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना हुआ, कितनी दफ़ा हुकूमतें चेंज हुई, कितनी दफ़ा जो चीज़ें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान का आइन बनने में ताख़ीर हुई। तो बहरहाल दूसरी कानून साज़ी असम्बली बनी, दोबारा इंतखाबात हुए और फिर जो है, क्योंकि पहली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो थी पहली, उसने बहुत सारा काम कर लिया था, करारदाद मकासद मंजूर हो चुकी थी, तो बाकी जो है नई बनने वाली असम्बली के लिए इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था। तो इस वजह से 23 मार्च 1956 को जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना, मंजूरी के बाद उसको मुल्क में नाफिज कर दिया गया। अब ये 1956 का आइन था क्या, उसके ख़त-ओ-ख़ाल क्या थे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक तहरीरी आइन था। 1956 का आइन मुख्तसर और तहरीरी नौइयत का था। ये आइन 234 दफ़ात, 13 अबवाब यानी उसके 13 चैप्टर थे और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था। आइन के इफ्तिताहिया में करारदाद मकासद को शामिल किया गया। करारदाद मकासद का हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ लिया था कि ये वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर मकासद, यानी जिस मकसद के तहत हमारे आइन ने बनना था, जो मकासद जो है वो मुल्क के लिए रखे गए थे, वो सारे उसमें बयान किए गए। तो वो हमारे तमाम आइन जो हैं बने 1956 का, फिर 1962 का और फिर 1973 का आइन। इन तीनों के अंदर करारदाद मकासद जो है वो शामिल रही और अब भी मौजूद है। तहरीरी आइन जी, रिटन, ये क्यों लिखा गया, ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बरतानिया के अंदर जो है आइन, वो आइन गैर तहरीरी है। बरतानिया का आइन जो है वो तहरीरी शक्ल में, रिटन फॉर्म में, पेपर वर्क में मौजूद नहीं है। आप लोग हैरान होंगे कि ऐसा क्यों है। जी, उनका कानून जो है, उनका आइन जो है वो रिवायात पर चलता है। उनकी जो रिवायात पीछे उनके बादशाहों के दौर की जो मुकदमात बड़े बड़े हुए, उनसे वो उनकी मिसालों पर अमल करते हुए, उन चीज़ों पर अमल करते हुए वो अपने मुल्क को चला रहे हैं और वहाँ पर तहरीरी आइन मौजूद नहीं है। तो क्योंकि एक मुल्क का जो है वो तहरीरी आइन मौजूद नहीं था, इसलिए ये बताना पड़ता है कि किस मुल्क का आइन तहरीरी है और किसका गैर तहरीरी है। फिर इस आइन के अंदर दूसरी चीज़ जो रखी गई वो है वफाकी आइन। वफाकी आइन, इस आइन के तहत पाकिस्तान को वफाकी रियासत करार दिया गया। वफाक 2 सूबों पर मुहित था, ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था, मगरबी पाकिस्तान और दूसरा मशरक़ी पाकिस्तान। इख्तियारात हुकूमत को मरकज़ और सूबों में 3 फहरिस्तों में तकसीम किए गए। एक मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की फ़हरिस्त, दूसरी सूबाई हुकूमतों की इख्तियारात की फ़हरिस्त, तीसरी मुश्तरका इख्तियारात की फ़हरिस्त, जिस पर बेक वक्त मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को कानून साजी का इख्तियार था। आइन में काफ़ी हद तक सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई। अब आइन जो है वो वफाकी तर्ज का था। वफाक को भी हमने आपको ये याद हो जानी चाहिए चीज़ें जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि वफाक क्या है। जैसे अभी हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, हमारे 2 लेवल पर गवर्नमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, आपको ये पता है। एक मरकज़ में जिसमें वज़ीर आज़म है, सदर हैं और काबीना है और बाकी अफराद हैं, यानी सेनेट और मुस्लिम लीग के जो ये ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी हैं, ये मरकज़ की रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, मरकज़ की नुमाइंदगी करते हैं और बाकी हमारे सारे सूबों के अंदर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सूबों की नुमाइंदगी। तो इस आइन के अंदर जो है वो 3 फहरिस्तें रखी गई। एक मरकज़ के इख्तियारात की, यानी मरकज़ के पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वो कौन कौन सी चीज़ों पर कानून साजी कर सकते हैं। फिर सूबों के पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी और तीसरी मुश्तरका अमूर की फहरिस्त। ये ऐसी अमूर की होती है जिस पर सूबे भी कानून साजी कर सकते हैं और जिस पर मरकज़ भी कानून साजी कर सकता है।
लेकिन अगर कोई ऐसा कानून कभी ऐसा हो जाए कि मरकज़ और सूबे दोनों एट अ टाइम किसी एक चीज़ पर कानून साजी कर रहे हों, तो जो मरकज़ कानून बनाएगा उसको सूबों पर फौकियत हासिल होगी। फिर ये कानून जो है जी लचकदार था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था। ये आइन लचकदार नौइयत का था। इसमें बदलते हुए हालात के मुताबिक तब्दीलियों की गुंजाइश थी। कौमी असम्बली के हाजिर अरकान की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज थी, जिसकी तौसीक सदर कर सकता था। यानी कोई भी आइन जो है वो इतना सख्त नहीं होता, ना ही बनाया गया हमारे मुल्क में। इसके अंदर जो है तब्दीलियों की गुंजाइश होती है और एक तरीक़ाकार रख दिया जाता है कि कौमी असम्बली के और सेनेट के कितने अरकान, 2/3 अरकान मिलकर अगर किसी भी चीज़ की, नई चीज़ के हक़ में अगर वो करारदाद पेश करते हैं, कोई भी एक पेश करता है और उसको मंजूर कर लेते हैं और सदर उसकी तौसीक कर देता है, तौसीक मीन उस पर साइन कर देता है, तो वो कानून का हिस्सा बन जाएगी। और कोई भी पुरानी चीज़ जो है उसको बदलना चाहे तो वो नई तरमीम के साथ पिछले वाला जो है कानून कलअदम करार दे दिया जाता है, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर पार्लिमानी निज़ाम, ये आइन पार्लिमानी निज़ाम और वफाकी वही चीज़ दोबारा से ये आइन पार्लिमानी निज़ाम का हामिल था। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म था। सदर को बराए नाम इख्तियारात हासिल थे। इख्तियारात का असल सरचश्मा वज़ीर आज़म था। वज़ीर आज़म अपनी काबीना चुनने का मजाज था, लेकिन वो और उसकी काबीना कौमी असम्बली के सामने अपने अमाल के जवाब दे थे। सदर को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ मिलकर 5 साल के लिए मुंतखब करना थी। सदर का मुआखज़ा कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से ही मुमकिन था। 2/3 अक्सरियत यानी अगर 75 मेंबरान है तो 50 कम अज़ कम होने चाहिए। 2/3 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो कौमी असम्बली की अक्सरियत वज़ीर आज़म और वज़रा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इख्तियार रखती थी। पार्लिमानी निज़ाम था। वज़ीर आज़म के हाथ में इख्तियारात थे। सदर तो था, लेकिन सदर के पास इतने इख्तियारात नहीं थे। फिर यक कवानी मुकन्ना 1956 के आइन में रखी गई। इस आइन के तहत यक कवानी मुकन्ना का तरीक़ाकार राइज किया गया, जिसका नाम कौमी असम्बली था। उस आइन में 1956 के आइन में सिर्फ कौमी असम्बली को रखा गया, जो 300 अरकान पर मुश्तमिल थी। 150 मशरक़ी पाकिस्तान के और 150 मगरबी पाकिस्तान के। और ख़वातीन के लिए 10 नशिस्तें रखी गई थी, जिसमें 5 मशरक़ी पाकिस्तान और 5 मगरबी पाकिस्तान से मुंतखब होना थी। और असम्बली की मियाद जो है वो 5 साल थी। फिर अदलिया की आज़ादी। किसी भी मुल्क के नज़्म नस्क चलाने के लिए अदलिया बहुत ज़रूरी है, और अदलिया का आज़ाद होना भी बहुत ज़रूरी है कि जजेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मर्ज़ी तो खैर उसको नहीं करेंगे, आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक जो है वो फ़ैसले देने के लिए ख़ुद मुख्तार होंगे। तो जजेस की मुलाजमत को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। चीफ़ जस्टिस और जजों का तकर्रुर जो है वो सदर पाकिस्तान ने करना था, और जो है उनकी बरतरफी का मुआवजा जो है वो भी कौमी असम्बली के ज़रिए 2/3 अक्सरियत से मुमकिन था। यानी कौमी असम्बली के ज़रिए उनको निकाला जा सकता था, वैसे नहीं निकाला जा सकता था। और इसकी तौसीक जो है वो भी सदर पाकिस्तान ने करनी थी। फिर वाहिद शहरियत रखी गई, क्योंकि 2 हिस्सों में मुल्क बटा हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उस वक़्त का मशरक़ी पाकिस्तान में शहरियों को सिर्फ वाहिद शहरियत हासिल होगी। तमाम शहरी पाकिस्तानी कहलाएंगे, यानी कोई बांग्लादेशी नहीं कहलाएगा और कोई इधर से दूसरा कोई नाम नहीं होगा, सब पाकिस्तानी कहलाएंगे। एक मरकज़ी हुकूमत की शहरियत और दूसरी रियासतों की हुकूमत की शहरियत, जबकि पाकिस्तान में वाहिद शहरियत का उसूल कायम होगा। यानी जिस सूबे के अंदर कोई रह रहा होगा उसका भी शहरी वो कहलाएगा, और मरकज़ का एक पाकिस्तानी कहलाएगा, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। फिर बुनियादी हकूक़ की बात की गई कि आइन के मुताबिक शहरियों को वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जिनकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में फ़राहम की गई है। तमाम शहरी कानून की निगाह में बराबर होंगे और इनको माशरती, सियासी और मुआशी हकूक़ अता किए जाएंगे। किसी शहरी को बिला जवाज़ गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ़्तारी की सूरत में उसे सफाई का मौका फ़राहम किया जाएगा। इन हकूक़ को अदालती तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर होगा। इन हकूक़ की पामाली की सूरत में शहरियों को अदलिया से रजू करने की इजाज़त होगी।
यानी बुनियादी हकूक़ जो किसी भी शहरी के हो सकते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का भी इसमें बात की गई, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत तो शहरियों पे करनी है ना, आवाम पे करनी है। तो जब तक आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो कोई भी हुकूमत, कोई भी नहीं निज़ाम नहीं चल सकता। फिर सरकारी ज़ुबानें, 1956 के आइन में 2 ज़ुबानें जो है सरकारी रखी गई, उर्दू और बंगाली दोनों को, ताकि दोनों हिस्सों में पाकिस्तान के दोनों किसी के अंदर भी जो है वो कह लें वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। और ये वजाहत की गई कि आइंदा 25 साल तक अंग्रेज़ी दफ्तरी ज़ुबान की हैसियत से राइज रहेगी। यानी आइन कौमी ज़ुबान का नाम सरकारी उर्दू और बंगाली को दे तो दिया गया, लेकिन साथ ही अंग्रेज़ी ज़ुबान रख दी गई दफ्तरों के लिए। तो यहीं से हमारा सारा बेड़ा गर्क शुरू हो गया कि अगर हम उसी वक्त उर्दू को राइज कर देते, उसी वक्त हमारी अपनी ज़ुबान राइज होती, तो आज जो मसाइल हमें मुल्क में हमारे सामने हैं वो हमें कभी भी हमारे सामने ना आते। फिर थी जी इस्लामी दिफात। आइन की रूह से पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सदर के लिए था कि लाजमन वो मुसलमान हो, और करारदाद मकासद को आइन का दिबाचे में शामिल किया गया, जिसकी रूह से हाकमियत अल्लाह ताला की होगी और इख्तियारात को अवामी नुमाइंदे एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अवाम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे, और कोई भी काम जो है, कोई भी चीज़ कुरान और सुन्नत के मुतसादिम ना बनाई जाएगी और ना ही नाफिजुल अमल की जाएगी। यानी ना तो कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुतज़ाद बनाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ बनाया जाएगा, और ना ही उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा। फिर मुल्क से सूद, असमत फरोशी, जुआ और शराब की लानत का ख़ात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत बनाया जाएगा। फिर आइनी इदारे, इस आइन के तहत मुख्तलिफ़ आइनी इदारे कायम किए गए, जिसमें इदारा तहकीकात इस्लामी और पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल काबिल ज़िक्र हैं। ये तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में अमल करने के मजाज होंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स लेता है, ये 2 लेवल पे अब हमारे मुल्क में अभी काम कर रहा है, एक फ़ेडरल लेवल पे और एक सूबों के लेवल पे। जो फेडरल लेवल पे है उसको FPSC कहा जाता है, यानी फेडरल पब्लिक कमीशन सर्विसेज कमीशन, और जो सूबों के लेवल पे है, जैसे हमारे पंजाब में, उसको PPSC कहा जाता है, यानी पंजाब पब्लिक सर्विसेज कमीशन। तो ये तो था जी 1956 के आइन के अहम चीज़ा पॉइंट्स जो कि उसमें रखे गए, लेकिन ये जो है वो आइन को ज़्यादा देर ना चल सका, तो इस वजह से फिर उसके बाद दूसरा आइन 1962 का बनाना पड़ा। अगले लेक्चर में हम 1962 के आइन को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।